हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, मेडियन फॉगिंग्स गाइस, इस कंपनी का आईपीओ आज के दिन जो है सो ये इसका तीसरा दिन का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रही है। मतलब इसका डे 2 और डे 1 का सब्सक्रिप्शन क्लोज हो चुका है और आज इसका तीसरा दिन ओपन होने जा रहा है, जो कि आज आखिरी दिन है अप्लाई करने का। तो आज इस वीडियो में जानेंगे इसका डे 1 और डे 2 दोनों में दोनों दिन में इसका कितना सब्सक्राइब हुआ था, जीएमपी क्या चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा और इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं 23 मार्च को आईपीओ ओपन हुआ था और 27 मार्च को आज के दिन इसका क्लोजिंग डेट है। आज ये क्लोज हो रही है स्टॉक एक्सचेंज में। अब देखिए, 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू रखा गया है और 60 टू 63 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, इशू साइज है 23.84 करोड़ का, जो कि बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। यहाँ पे फ्रेश इशू किया जा रहा है और बीएसई एसएमई कैटेगरी में लिस्टिंग होगी, जो कि लिस्टिंग होगा गाइज ये 6 अप्रैल को ये लिस्टिंग किया जाएगा। 5 अप्रैल को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे और 3 अप्रैल को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा और 31 मार्च को इसका अलॉटमेंट का डेट रखा गया है। अब वहीं अगर हम बात करें इस आईपीओ के लॉट साइज का, तो 1,26,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा, जो कि गाइज यहाँ पे बीएसई एसएमई में ये लिस्टेड होगा। क्योंकि गाइज ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ, तो एसएमई कैटेगरी की जो आईपीओ होती है ये स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा अप्रूवल दी जाती है और जिस स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा अप्रूवल होता है उसी स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई कैटेगरी में ये लिस्टेड होता है, जो कि बीएसई के द्वारा अप्रूवल दिया गया, तो ये बीएसई एसएमई में लिस्टेड होगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें रिजर्वेशन का, तो क्यूआईबी को 9.51% का रिजर्वेशन दिया गया है, एचएनआई को 30.66% का रिजर्वेशन और रिटेल को यहाँ पे 59.83% की रिजर्वेशन दी गई, जो कि एक बहुत ही अजीब तरह का यहाँ पे एक रैंडम परसेंटेज में यहाँ रिजर्वेशन दी गई है। और बहुत क्यूआईबी को बहुत ही कम यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया, जबकि मेनली क्यूआईबी को 50% या 40 to 50% का ऑफर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम 10% से भी लो क्यूआईबी को ऑफर दिया गया है, जो मेरे अकॉर्डिंग एक थोड़ा सा कंसर्न रेज करने वाली बात है। अगर हम बात करें इसके मेडन फॉगिंग्स के प्रोमोटर की, तो यहाँ पे देखिए मिस्टर निशांत गर्ग और मिस निवेदिता गर्ग इस कंपनी के प्रोमोटर है। प्री इशू 100% की शेयर होल्डिंग्स है। वहीं अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन देखेंगे, तो डे 1 में सब्सक्रिप्शन जो इसका निकल के आया है, यहाँ पे अगर देखिए डे 2 में देखिए 24 मार्च का डेटा है और मैं इसका डे बाय डे का आपको सब्सक्रिप्शन दिखाता हूँ। देखिए डे बाय डे में जो सब्सक्रिप्शन इसका अगर देखिएगा, तो 2 दिन में कंपनी ने यहाँ पे 0.56 टाइम का सब्सक्रिप्शन है, जो कि अंडर सब्सक्रिप्शन और 56% मतलब 56% की सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें क्यूआईबी से यहाँ पे 0.48 टाइम का, एचएनआई से यहाँ पे 0.98 टाइम का, जो कि एचएनआई यहाँ पे फुल सब्सक्राइब होती हुई नजर आ रही है और रिटेल से यहाँ पे 0.37 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अगर हम बात करें डे 1 और डे 2, तो देखिए डे 1 में ही क्यूआईबी के द्वारा अप्लाई किया गया था इस आईपीओ में, लेकिन डे 2 में क्यूआईबी के द्वारा अप्लाई नहीं किया गया। एचएनआई की तरफ से 0.36 टाइम का सब्सक्रिप्शन होता है डे 1 में और डे 2 में 0.98 टाइम्स का, जो कि ठीक ठाक इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज होती हुई नजर आई है। और रिटेल से यहाँ पे 0.13 टाइम का सब्सक्रिप्शन था डे 1 में, जो कि डे 2 में 0.37 टाइम्स का। इसमें भी जो है सो कह सकते हैं 3 गुना सब्सक्रिप्शन बढ़ा है। उतना कुछ खास इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है। टोटल यहाँ पे 0.23 टाइम्स का और डे 1 में था और डे 2 में 0.56 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। ये तो थी कंपनी की सब्सक्रिप्शन। अगर देखें तो कुछ खास इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया, लगभग 56% की सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है? तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंपनी का आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं हो रहा है, इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। देखिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल पे हम लोग डिस्कस करें तो 2005 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। पहला बात गाइज, इसमें सब्सक्रिप्शन नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन गाइज कि इसका जीएमपी में अपडेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो इसका जीएमपी बिल्कुल भी अपडेट नहीं हो रही है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है इसके सब्सक्रिप्शन नहीं होने। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा इसका कोई आइडिया नहीं, यहाँ पे कोई मतलब बताया नहीं गया है। जीएमपी क्योंकि है नहीं गाइज, तो इसमें एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि लिस्टिंग कितना मिलेगा। इस वजह से गाइज इसका सब्सक्रिप्शन पहला कारण नहीं होने का। और दूसरा कारण गाइज इसके बिजनेस मॉडल पर डिपेंड करेगा कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है। देखिए 2005 में इनकॉर्पोरेट किया गया था मेडन फॉगिंग्स लिमिटेड के नाम से, जो कि कंपनी जो है फेरस मेटल प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है, मतलब खुद से मैन्युफैक्चर करके सेल करता है, जिसमें इसका जो प्रोडक्ट्स है, इसे प्रोडक्ट्स इसका स्टील ब्राइट बार्स, वायर्स, प्रोफाइल्स, कोलेटेड न्यूमेटिक नेल्स और ग्राउंड बार्स जैसी चीज़ इसके प्रोडक्ट्स है। कंपनी यहाँ पे इसके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो कि गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, एक अच्छी बात ये कि इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी है कि एक ही जगह पे एक ही लोकेशन पे इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो कि अगर कभी भी कोई इशू होती है गाइस गाजियाबाद में, इसके जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, अगर कोई इशू होती है तो कंपनी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर इसका कंबाइंड, अगर तीनों फैसिलिटी को कंबाइन कर दिया जाए तो इसका जो कैपेसिटी है 50,000 टन्स पर एनम का जो सो इसका कैपेसिटी है। साथ में कंपनी के पास जो सो 450 से भी ज़्यादा ग्लोबल में, मतलब वर्ल्ड पूरी दुनिया भर में 450 से ज़्यादा इसके बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर्स है।
जो कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर मतलब OEM से जो है सो प्रोडक्ट को सेल करता है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, जैसे TTK प्रेस्टीज हो गया, एवरेस्ट हो गया, UM ऑटो एट्सेट्रा, बहुत सारे मतलब कि अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्रीज डोमेन्स में जो है सो कंपनी एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जो कि सभी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, और इन सभी जगह अपने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को से जो है सो प्रोडक्ट को सेल करती है। कंपनी को पास अगर देखिएगा तो एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि कंपनी को 3 बार अवार्ड दिए गए हैं। 2018 में कंपनी को फास्टेस्ट ग्रोथ इन द बिजनेस कैटेगरी का अवार्ड दिया गया था, जो कि बिजनेस फेयर मैगजीन के थ्रू दिया गया था ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। अब देखिए दूसरा अवार्ड दिया गया था 2019 में हीरोज नेक्स्ट डोर अवार्ड का दिया गया था, जो कि ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जनरल VK सिंह के द्वारा अवार्ड दिया गया था। और तीसरा अवार्ड दिया गया था मोस्ट वर्सेटाइल कंपनी फॉर स्टील ब्राइट बार इन इंडिया का, जो कि बिजनेस फेयर के द्वारा जो सी अवार्ड दी गई थी। यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस मॉडल ठीक ठाक है, यहाँ पे एवरेज देखने को मिल रहा है, अच्छी मॉडल पे काम कर रही है। अब इसके फिनेंशियल्स अगर हम यहाँ देखें तो कंपनी के फिनेंशियल जो है 20 में 98 करोड़ का यहाँ पे एसेट्स था, 204 करोड़ का रेवेन्यू, 1.6 करोड़ का प्रॉफिट और डेट 57.8 करोड़ का। 21 में 104.8 करोड़ का एसेट्स, 199 करोड़ का रेवेन्यू, 1.6 करोड़ का प्रॉफिट और डेट है 54.2 करोड़ का। 22 में 110 करोड़ का एसेट्स, 210.8 करोड़ का रेवेन्यू, 12.1 करोड़ का प्रॉफिट और 61.7 करोड़ का डेट है। और Q3 23 में 125.9 करोड़ का एसेट्स, 163.8 करोड़ का रेवेन्यू और 8 लाख करोड़ का प्रॉफिट और डेट है 65.2 करोड़ का। यहाँ पे गाइस एक देखने वाली बात यह है कि कंपनी का डेट जो है सो लगातार इंक्रीज कर, यहाँ पे डेट जो है सो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे कंपनी का फिनेंशियल अगर देखिएगा तो 21 में इनकम में बहुत ज़्यादा गिरावट आया, ये रेवेन्यू में मतलब इनकम जो है बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला था, लेकिन प्रॉफिट में ग्रोथ है लेकिन उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। और यहाँ पे अगर 22 में देखिएगा तो उसके बाद इनकम जो है रेवेन्यू जो है उसमें उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाई थी, प्रॉफिट में भी उतना कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला था, प्लस एसेट्स में भी उतना कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला, मतलब कंपनी जैसे इनकन्सिस्टेंसी भी ग्रोथ है और प्लस एवरेज ग्रोथ देखने को मिला। कोविड पीरियड के टाइम में रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन उसके बाद भी कंपनी में जो है एवरेज ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो उतना कुछ खास इसके जैसे मतलब कि कंपनी का कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कंपनी का 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उसको कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इशू एक्सपेंसेस के लिए फंडिंग चाहती है, जिसके लिए IPO लाया गया। अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई करना चाहिए फिर नहीं। देखिए अगर आप लोग लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने का सोच रहे गाइस तो इसकी GMP में अपडेट तो आ नहीं रही है, तो इसका लिस्टिंग कितनी मिलेगी इसका भी अंदाजा लगाना बहुत ही मतलब कि पॉसिबल नहीं है। प्लस ये माइनस्कल लेवल पे अपने फॉर्गिंग एक्टिविटी करती है, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक फेरस मेटल प्रोडक्ट्स में जो है सो बिजनेस करता है, जो कि एक डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज है और प्लस हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स कंपनी का ऐड है, कंपनी के पास ऐड है, जैसे कार्बन स्टील ओल्डा जैसी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स कंपनी ऐड कर रखी है, जो कि कंपनी अपने सच इसी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स का जो है कैपेसिटी को एक्सपैंड करना चाहती है। और 23 का अर्निंग्स के अकॉर्डिंग इसके एनुअलाइज अर्निंग अगर किया जाए, क्योंकि मार्च क्वार्टर की डेटा भी अपडेट नहीं की गई है, दिसंबर तक ही डेटा अपडेट किया गया, तो इसका अगर एनुअलाइज अर्निंग अगर दिखिएगा 23 का तो गाइस एक डिस्काउंटिंग सभी नियर टर्म पॉजिटिव्स में यहाँ पे जो है सो नियर टर्म में जो है डिस्काउंटिंग प्राइस पे जो है IPO मिल रहा है, जो कि एक पूरी तरह पॉजिटिव दिखा रहा है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो गाइस आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट लेके चल सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग इन में गाइस यहाँ पे अपडेट नहीं किया जा रहा GMP, इसकी वजह से इसका लिस्टिंग इन नहीं बता सकते। तो यहाँ गाइस आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।